हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 35। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये आपका सिविल लॉ में भी पूछा जाता है, क्रिमिनल लॉ में भी पूछा जाता है, हरियाणा का भी मेंस होने वाला है, तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। किसी भी स्टेट जुडिशरी की बात कर लो, क्लैट की बात कर लो, कोई एडीपीओ का एग्जाम हो, अगर आप लॉ को कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं, लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, या फिर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट हर जगह पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी में आज हम बेस्ट एविडेंस रूल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने कहा था कि 3 गोल्डन प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो आपका बेस्ट एविडेंस रूल है। बेस्ट एविडेंस रूल मीन्स द एविडेंस मस्ट बी गिवन विच इज बेस्ट अवेलेबल। और किसी डॉक्यूमेंट के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है? दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो ओरिजिनल होना ही क्या है आपका बेस्ट एविडेंस है। अगर नहीं है इन केस तो सेकेंडरी दे दो यार, कोई बात नहीं। अगर दोनों नहीं है देन ओनली ओरल पे सोचा जा सकता है। एविडेंसरी वैल्यू जो है उसकी, जितना आप उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढते जाएंगे, कम होती जाएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 91 इट डील्स विद द बेस्ट एविडेंस रूल। अब बेस्ट एविडेंस रूल इसमें आता कैसे, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेक्शन 91 को अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 91 में 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन 1 ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी ग्रांट की, या फिर किसी भी डिस्पोजिशन ऑफ किसका प्रॉपर्टी, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई टर्म्स ऐसी हैं जो पार्टीज ने वॉलेंटियरली अपनी मर्जी से एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में क्या राइटिंग में ले ली, देन उनके अलावा उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर लॉ ये चाहता है कि वो चीज़ किस में हो, रिटन फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जाम्पल FIR, इट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। 164 की स्टेटमेंट्स कहाँ होती हैं? रिटन में होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं लॉ में जहां लॉ रिटन में चीज़ें चाहता है। तो 2 चीज़ें अगर यहाँ पे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और उनकी टर्म्स को बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पे कल हमने बात की थी कि इनके लिए आप कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, सिर्फ इनके लिए एविडेंस देना होगा। तो आपको कौन सा एविडेंस देना होगा? आपको ये डॉक्यूमेंट खुद देना पड़ेगा, या फिर जो आप सेकेंडरी देने वहाँ पे के लिए ऑथराइज है। 61 कहता है प्राइमरी दे सकते हो, सेकेंडरी दे सकते हो। 64 कहता है प्राइमरी से ही प्रूव करेंगे हम, बट 63 में सेकेंडरी की डेफिनेशन दे दी गई थी, और 65 कहता है अगर मेरी कंडीशंस फुलफिल करोगे तो सेकेंडरी भी दे सकते हो। अभी सेक्शन 91 को अपने बेर एक्ट में समझिएगा। कल जो स्टूडेंट्स कल का लेक्चर मिस किए हैं, प्लीज आज की चीजों को इग्नोर ना करें। एविडेंस ऑफ टर्म्स, किसका? टर्म्स का। किसकी टर्म हो? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिनको एक कागज का रूप दे दिया गया है। पहली कंडीशन हमने क्या कही थी? व्हेन दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहा हूं तो मैंने क्या किया? राइटिंग में कुछ बनाया है। वो क्या है? प्रॉपर्टी किस तरह से डिस्पोज कर रहे हो आप, दैट इज डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ग्रांट क्या है? मान लीजिए आपने किसी NGO को ग्रांट दे दिया। अब टाटा, रतन टाटा जी क्या करते हैं? बहुत बड़े दानवीर हैं वो इंडिया के। रतन टाटा जी, आई सैल्यूट हिम, इज रियली सो ग्रेट मैन, कि वो हमेशा आपने देखा वो डोनेट करते हैं। अब वो डोनेट करते हैं, किसी NGO को डोनेट किया, और उन्होंने टर्म्स क्या थी कि आप इसे बच्चों की स्कूल के वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करोगे। यानी कि जो ग्रांट दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट ने दी, किसी और ने दी, किसी भी तरह से कोई ग्रांट मिली है, उस पर क्या लगा दी गई है? कुछ टर्म्स लगा दी गई हैं। आपने प्रॉपर्टी डिस्पोज की है
तो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, टर्म्स कुछ बना दी हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो होते टर्म्स के ऊपर है। इन तीनों की टर्म्स के लिए अगर ये टर्म्स जो है यहाँ पे अगर फैक्ट इन इशू है और इनको इन तीनों की टर्म्स को क्या किया आपने, क्योंकि देखो किस तरह से चलेगा कि चीज़ें लिख लो। क्या कहते हैं जब हम किसी से कोई कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई लिख लो, लिखने से ही काम होगा। तो उसको डॉक्यूमेंट किस कल दे दिया आपने, लिख लिया सभी पार्टीज ने मिलके। एंड इन ऑल केसेस, और दूसरी कंडीशन क्या है, इन विच एनी मैटर को हाईलाइट कर लो, एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो टर्म हो कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, तो पार्टी ने वॉलेंटरली उनको रिटन फॉर्मेट में ले लिया, या फिर कोई मैटर ऐसा हो जिसे लॉ ये चाहता है कि ये राइटिंग में लिखा जाए। ठीक है, तो यहां फिर उसके बाद कहता नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स। उन टर्म्स को प्रूव कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, किसको प्रूव कर रहे हैं, टर्म्स को, ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। उन टर्म्स को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा एविडेंस नहीं दिया जा सकता, और सच मैटर, उस मैटर में भी नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्ट किसके अलावा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट खुद देना, यानी कि किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी एविडेंस की। और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन द केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। कहाँ 63 ने 5 कंडीशन दे दी कब सेकेंडरी एविडेंस होगा, 65 कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा देन ओनली दे कैन गिव दी सेकेंडरी एविडेंस। तो आपको सेक्शन 91 इजी लगा कि नहीं लगा बताइए, अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की टर्म्स को साबित करना है, या कोई डॉक्यूमेंट जो कानून चाहता था कि रिटन फॉर्मेट में हो, तो वो या तो खुद डॉक्यूमेंट दीजिए या उसकी सर्टिफाइड कॉपीज। अब ये अपने साथ 2 एक्सेप्शन कैरी करता है और 3 एक्सप्लेनेशन। दोनों एक्सेप्शन को देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन 1 किससे रिलेटेड है, पब्लिक ऑफिसर से। पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है, आप गए और आपने एसडीएम साहब से क्या कह दिया, एसडीएम से मिले आप जाके, और आपने एसडीएम को बोला कि मैं कैसे मान लूं कि तुम एसडीएम हो इस तहसील के, तुम हमारे सब डिवीजन के एसडीएम हो, हाउ कैन आई एग्री विद यू, मुझे तुम अपनी अथॉरिटी दिखाओ कि तुम एसडीएम हो। तो क्या एसडीएम ऐसे अपॉइंट होते हैं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिटन अपॉइंटमेंट लेटर देती है, एक रिटन ऑर्डर देती है, तब जाके एक एसडीएम अपॉइंट होता है कि किस सब डिवीजन का जो प्रभार है वो एसडीएम संभालेगा। तो वहां पे पब्लिक अफसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। एसडीएम साहब को स्टेट गवर्नमेंट ने राइटिंग में अपॉइंट किया। एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच अफसर, और वो व्यक्ति, वो बंदा क्या कर रहा है, अपने एसडीएम की तरह वहां पे एक्ट कर रहा है, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो भैया उसको ये राइटिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, इस बात का प्रूफ दूं। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक अफसर विच इज रिटन इन रिटन फॉर्मेट बाय द लॉ नीड नॉट टू प्रूव। पब्लिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट प्रूव नहीं करनी है। एक्सेप्शन 1 में बताइए, कोई भी डाउट एक्सेप्शन 1 में? एक्सेप्शन 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेप्शन 2 पे आते हैं। विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया। अच्छा, ये प्रोबेट वर्ड आपने पहले भी सुना था, कहां सुना था? सेक्शन 41, जहां हमने किसकी बात की थी, रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट। और ये कौन सा है, जजमेंट इन रैम। 41 इज ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ। आपको वहां भी आपने देखा था कि उनको ना तो रिबट करने के लिए एविडेंस दिया जाएगा, कोर्ट उनको अपने आप में ये मानेगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इररिबटेबल नेचर की है। और वहां पे क्या क्या था याद कीजिए, प्रोबेट था, उसके अलावा मैट्रिमोनियल था, एडमिरलिटी था, इंसॉल्वेंसी था। 4 तरह के लीगल टाइटल अगर किसी भी कंपिटेंट कोर्ट ने दिए हैं तो भैया हम कोई प्रूफ न देने देंगे और ना मांगेंगे। तो प्रोबेट इन इंडिया में बी प्रूव्ड बाय दी प्रोबेट। एक्सेप्शन 2 को समझते हैं। एक्सेप्शन 2 को अभी समझेंगे, देखिए बड़ा इजी तरीके से। यहां पे होता क्या है कि मिस्टर मोहन जो है ये कोर्ट जाता है, क्या लेकर, एक विल लेकर जो इसके
फादर ने इसके नाम पे लिखी थी। कोर्ट क्या करता है, उस विल के बेस पे एक प्रोबेट जारी करता। प्रोबेट इज अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द विल। इसको क्या देता है, एक लीगल राइट देता है। और ये क्या है, जजमेंट इन रेम है। अब कल को ये विल प्रूव करनी पड़ जाएगी। क्या प्रूव करनी है, विल प्रूव करनी है। तो विल को जो है, अगर प्रोबेट में विल एडमिट हुई है तो दैट नीड नॉट टू दी प्रूव। ये प्रोबेट से ही प्रूव की जा सकती है। हमने क्या कहा कि या तो वो डॉक्यूमेंट इट सेल्फ और इट सेकेंडरी, या तो वो ओरिजिनल विल दो या उसकी सर्टिफाइड कॉपी दो। लेकिन एक्सेप्शन 2 कहती है कि अगर प्रोबेट हो चुका है तो प्रोबेट से भी उस विल को प्रूव किया जा सकता है। यानी कि एक्सेप्शन 2 वहां पे वो डॉक्यूमेंट या उसकी सेकेंडरी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, उसे हम प्रोबेट से भी प्रूव कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ विल, रिमेंबर इट। अब बताइए, एक्सेप्शन 1 और 2 में किसी तरह का कोई भी आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 3 एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, जिसमें हम साथ साथ इसके इलुस्ट्रेशन को भी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन 1, हाँ इसको हम कल कर चुके थे, लेकिन देखिए क्या है कि कल की क्लास बहुत जल्दी में हुई थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम समय था नहीं कल, इस वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स के माइंड से कोई भी चीज़ स्किप हो जाए। जो चीज़ जितनी बार होगी ना, जितना रिवीजन होगा उतनी बार, जब भी क्लास देखते हैं क्लास के बाद उसको आंख बंद करके सोचना है कि आपने क्या सुना था, क्या समझा था, फिर से पढ़ना है, फिर से सोचना है। इससे चीज़ें आपके बिल्कुल जहन में बस जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 एक्सप्लेनेशन। एक्सेप्शन कितनी थी? 2। एक्सप्लेनेशन कितनी है? 3। दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस in which contracts, grant or disposition of property refer to are contained in one document and to the cases in which they are contained in more document than one। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो 1 पेज का है, 2 पेज का है, 3 पेज, 4 पेज, अलग अलग वो है। तो भैया अगर वो पार्ट्स में है तो हर पार्ट के लिए भी क्या होगा, ये सेक्शन अप्लाई होगा। इसके लिए आप इलुस्ट्रेशन 1 देखिए। फॉर एक्सप्लेनेशन 1 रेफर इलुस्ट्रेशन ए। फर्स्ट इलुस्ट्रेशन जो आपका है 1, उसको देखिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, ऑल द लेटर्स विच इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। सभी लेटर्स के ऊपर क्या होगा, सेक्शन 91 बेस्ट एविडेंस रूल अप्लाई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1, इलुस्ट्रेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2, वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो आप क्या कहते हैं कि यार एक तुम अपने लिए बना लो, एक मेरे लिए बना लो। दोनों ओरिजिनल है, एक तुम्हारे पास रहेगा, एक मेरे पास रहेगा, दोनों ओरिजिनल है। अब मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट D1 और ये डॉक्यूमेंट D2, दोनों ओरिजिनल है, सेम है। अगर D1 प्रूव कर दिया है तो D2 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। D2 को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3, वन ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। 3 के सेट में है तो सिर्फ 1 को प्रूव कर दो। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 3 पे। द स्टेटमेंट्स in any document whatever of a fact other than the facts referred to this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। अब देखिए तीसरी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमारे पास इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है। इलुस्ट्रेशन 4 देखिए क्या कहता है। इलुस्ट्रेशन 4 को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, इलुस्ट्रेशन 4 वैसे रोमन में लिख देते हैं। इलुस्ट्रेशन 4 क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी। एक कॉन्ट्रैक्ट, ए क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, बी के साथ। कैसे करता है, रिटन फॉर्मेट में। अंडरस्टूड। फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, कि भाई इंडिगो की डिलीवरी करनी है,
किन्हीं सर्टेन टर्म्स के ऊपर। क्या है यहाँ पे? टर्म्स के ऊपर है। अब मान ली उसने कहा, उसको कहा हो कि भाई मुझे तुम ये चीज़ जो है इतने पैसे में इस समय पे, कुछ उसने अपने टर्म्स लगा दिया, उसके ऊपर उसने कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड द फैक्ट दैट बी हैड पेड अ प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। अभी मान लीजिए ए से बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं हम इसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कहीं पहले दूसरी ओकेजन पे वर्बली इनका कुछ बात हुआ था, 2,000 रुपये से रिलेटेड और इंडिगो का लेन देन था। सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बी कहता है कि भाई 2,000 पहले के भी देने हैं और 1,000 ये मैंने तब भी आपको इंडिगो दी थी। तो यहाँ पे क्या है, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज फॉर अदर इंडिगो। अब इस 2,000 के लिए क्या है, ओरल एविडेंस दिया गया है, ओरल एविडेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, द एविडेंस इज एडमिसिबल, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कितना है 10,000, सेक्शन 91 बार करता ओरल नहीं दे सकते। 2,000 उसके साथ में था, यानी एक्सप्लेनेशन 3 यही तो कह रही है आपको कि ये प्रिक्लूड नहीं करता है कि दूसरा कोई सेम फैक्ट है उसके लिए भी आप, अब आप कहोगे जी 10,000 के लिए तो आप एविडेंस ले नहीं रहे, 2,000 के लिए ओरल कैसे मान लोगे? तो 2,000 के लिए ओरल मान लेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 91 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसको बार बार पढ़िए, आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, MCQ आपका 91 एंड 92 से मेरे से लिखवा लीजिए, 500% आना ही आना है, नो डाउट एट ऑल। अब चलते हैं सेक्शन 92 की तरफ। देखिए, सेक्शन 92 इज इटसेल्फ एन एक्सटेंशन ऑफ 91। 91 का एक्सटेंशन ही 92 है। 92 में अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो यहां पे टोटल 6 प्रोवाइजो दिए गए हैं, एंड दीज प्रोवाइजोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज। अंडरस्टूड? सेक्शन 92 पढ़िए, क्या है, डायरेक्ट खोल लीजिए। 91 में कोई डाउट आप लोगों को? देखिए, 91 बेस्ट एविडेंस रूल है। बहुत ब्यूटीफुली इसके अंदर बेस्ट एविडेंस रूल को बताया गया है कि भैया अगर आपको डॉक्यूमेंट या तो खुद देना है या फिर आप उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, ओरल नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपके पास एक ओरल एविडेंस है किसी चीज़ का और एक डॉक्यूमेंट्री है, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो एविडेंसरी वैल्यू है वो प्रोबेटिव वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ओरल। चलिए सेक्शन 92 पे चलते हैं। सेक्शन 92 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट when the terms of any such contract, grant or other disposition of property। मैंने क्या कहा था आपको, ये एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? सेक्शन 91 का। यहाँ भी क्या है, टर्म्स हैं। किसकी टर्म्स हैं भाई? कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, या फिर एनी मैटर। टर्म्स और मैटर्स हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट have been proved accordingly to the last section। सेक्शन 91 के तहत आपने उसको प्रूव कर दिया। 92 ये कह रहा है कि 91 में उन टर्म्स को या उस मैटर को आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ। अब आपने प्रूव कर दिया सेक्शन 91 में, अब आप उसे ना तो कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, ना वेरी कर सकते हैं, ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो टर्म्स एक बार प्रूव हो गई उनको ना तो ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पार्टीज ने बाद में समझौता कर लिया कि यार एक काम करते हैं, छोड़ो होने दो प्रूव, अब हम कुछ चेंज कर लेते हैं। नो, यू कांट कंट्राडिक्ट विद द ऑरल एग्रीमेंट, यू कांट कंट्राडिक्ट vary, you can't add anything, you can't subtract anything from those terms। सेक्शन 92 ये कह रहा है कि 91 में अगर एक बार प्रूव कर दिया तो भैया फिर आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते ओरल एग्रीमेंट के माध्यम से।
ओरल एग्रीमेंट की बात कह रहा है ये, जहाँ दोनों पार्टी तैयार हो जाती हैं कि होने तो प्रूव यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ना ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब इसके प्रोवाइजो को समझ लीजिएगा, प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट फॉर विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर, कोई भी ऐसी डिक्री या ऑर्डर जैसे कि फ्रॉड, इंटिमिडेशन, लीगलिटी, ठीक है। उसके बाद वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी, इस तरह से अगर कुछ भी है तो वहाँ क्या नहीं कर सकते, ये प्रोवाइजो बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला तो एमसीक्यू नोट कर लीजिए कि हाउ मैनी प्रोवाइजोज, तो टोटल 6 प्रोवाइजो है। यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोवाइजो। ये पहले पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रोवाइजो 1 पे, एक एक प्रोवाइजो को समझेंगे कि ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट, एनी फैक्ट मे बी प्रूव किया जा सकता है विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट की आप क्या कर रहे हो, वैलिडिटी को। भाई डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बता रहे हो कि नहीं है। विच वुड इनटाइटल एनी पर्सन और एनी डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू, कि फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट और फेल्योर ऑफ कंसिडरेशन, मिस्टेक और फैक्ट और लॉ, ठीक है। अब यहां पे डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी अगर फैक्ट इन इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे मैटर है प्रोवाइजो 2 में जहां पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, ये कीवर्ड बता रहा हूं मैं आपको, जिन मैटर्स पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है उनके लिए भी दिया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इस टर्म्स may be proved in considering whether or not this proviso applies, court shall have regard to the degree of formality of document, ठीक है। जिन मैटर्स पे डॉक्यूमेंट साइलेंट है वहां भी एविडेंस दिया जा सकता है। प्रोवाइजो 3 क्या कह रहा है, मान लीजिए कहीं पे कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, जैसे हमने कहा था 10,000 इंडिगो के, 2,000 इंडिगो के, तो वहाँ पे 2,000 के लिए क्या था, एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट था। कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंड, उसमें क्या कर रहा था, अब भी मेरे 2,000 दोगे तभी मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को मानूंगा। ये एक वर्बल एग्रीमेंट था जो हमने सेक्शन 91 की इलुस्ट्रेशन 4 में पढ़ा था। 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी, 2,000 के लिए वहां ओरल दे सकते थे ना, उसी चीज को ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है जहां पे कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है आपका, तो वहां पे सेपरेट ओरल एग्रीमेंट के लिए वो सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और उसके लिए आप एविडेंस दे सकते हो, प्रूव किया जा सकता है। प्रोवाइजो 4 क्या कहता है कि जहां पे existence of distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract grant, उसको modify किया जा रहा है, ठीक है। टर्म्स में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उसके लिए कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। प्रोवाइजो 5 क्या कहता है, यूसेज और कस्टम्स की बात करता है। ऐसे यूसेज और कस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस नहीं है, एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड, कहाँ पढ़ा था हमने, सेक्शन 13। एक आपका ट्रांजैक्शन के थ्रू आता है, एक आपका इंस्टेंस के थ्रू आता है, ठीक है। आर यूजुअली अनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में बी प्रूव्ड, बट प्रोवाइजो में प्रोवाइजो है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ प्रोवाइजो है, अनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रिपीडेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे यूसेज और कस्टम्स जो आपके
भाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बट उससे इनकंसिस्टेंट भी नहीं है। एंड प्रोवाइजो 6, एनी फैक्ट may be proved which shows in what manner the language of document is related to existing fact, यानी कि लैंग्वेज ऑफ फैक्ट से अगर रिलेशन है, लैंग्वेज ऑफ फैक्ट से अगर रिलेशन है देन आल्सो यू कैन गिव एविडेंस। ये आपके टोटल 6 प्रोवाइजो हैं, 6 के 6 प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सेक्शन 91 में और 92 में आपको कोई दिक्कत अभी नहीं हुई होगी। अब एक टर्म आएगी हमारे पास एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी देखिए 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है एम्बिग्यूटी? 2 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इज देयर। एक को बोला जाता है पेटेंट एम्बिग्यूटी। क्या बोलते हैं? पेटेंट एम्बिग्यूटी बोलते हैं। और एक होती है आपकी लेटेंट एम्बिग्यूटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेटेंट एम्बिग्यूटी? देखिए, जो आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी होती है ना, इसको कहा जाता है बाहरी तौर पे जो दिख जाए। और लेटेंट क्या होती है? लेटेंट होती है जो आपकी अंदरूनी होती है। अंदरूनी कह सकते हो, आंतरिक कह सकते हो। 2 तरह की यहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है। अब सेक्शन 93 और 94 डील करते हैं आपके पेटेंट से, और 95 से 96 और 97, 98 ये डील करते हैं आपके लेटेंट एम्बिग्यूटी से। अब पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी एम्बिग्यूटी जो डॉक्यूमेंट को देखने से ही बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको दिख जाए कि ये एम्बिग्यूटी है, ठीक है। अब वो क्या है? आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी है। और जो पता ना लगे, टर्म्स में पहले पता ना लगे लेकिन बाद में पता लगे कि भाई इसके अंदर तो एक एम्बिग्यूटी थी, वो क्या आपकी है? वो आपकी लेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम एम्बिग्यूटी के टॉपिक को समझेंगे। 93, 94 को डील करेंगे, 95, 96, 97, 98 और साथ ही कल 99 और 100 को भी डील कर देंगे। तो हमारा एविडेंस एक्ट में स्टॉपेल के पार्ट को छोड़ के बाकी सारा कल खत्म हो जाएगा। इसको मैं एक साथ इसलिए नहीं करा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि सेक्शन 91, 92 पे आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि 91 और 92 दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रिवाइज 91 एंड 92 अगेन। वीडियो अगर सच में अच्छा लगा, आपको सही में समझ में आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी एडवाइस, एनी सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ विद द एम्बिग्यूटी टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेम टाइम, सेम चैनल। सी यू टुमारो। बाय बाय।